क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी बस एक ऑटोमेटिक पायलट पर चल रही है, जहां शरीर तो मौजूद है लेकिन ध्यान मीलों दूर कहीं और ही भटक रहा है? ये बहुत ही आम बात है आज के समय में। बिल्कुल। ऑडियो सूत्रा चैनल पर इस बेहद शांत और गहरी चर्चा में स्वागत है। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर भागदौड़ भरी दिनचर्या के बीच एक ठहराव बनकर उभरता है। मतलब काम चल रहा है, खाना खाया जा रहा है, लेकिन भीतर एक अजीब सी अनुपस्थिति महसूस होती है। हाँ, और ये अनुपस्थिति यानी शारीरिक रूप से मौजूद होकर भी मानसिक रूप से कहीं और होना, ये मानव अनुभव का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां जीवन बस बीत रहा होता है, उसे जिया नहीं जा रहा होता। सही कहा। और आज के इस अध्ययन का पूरा उद्देश्य इसी ऑटोमेटिक पायलट वाली स्थिति की जड़ों तक पहुंचना है। आज जिन स्रोतों और अनुसंधानों पर गहराई से विचार किया जा रहा है, उनका केंद्र है डॉक्टर डैनियल जे सीगल का प्रभावशाली काम। जी, विशेष रूप से उनकी पुस्तक द माइंडफुल ब्रेन का काम। बिल्कुल। डॉक्टर सीगल हार्वर्ड विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित हैं, यूसीएलए में क्लिनिकल प्रोफेसर हैं और इंटरपर्सनल न्यूरोबायोलॉजी नामक क्षेत्र के प्रणेता माने जाते हैं। और उनका ये काम इस मायने में क्रांतिकारी है कि ये केवल ध्यान या पारंपरिक मेडिटेशन की बात नहीं करता। देखिए, ये इस बात का एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक और जैविक प्रमाण प्रस्तुत करता है कि कैसे सचेत जागरूकता मस्तिष्क के काम करने के तरीके को बदल सकती है। वाह, मतलब भौतिक संरचना को ही बदल सकती है। तो इस गहरी चर्चा का उद्देश्य ये समझना है कि कैसे ये माइंडफुलनेस केवल एक दार्शनिक विचार भर नहीं है, बल्कि नर्वस सिस्टम को वैज्ञानिक रूप से बदलने की एक वास्तविक ताकत है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हाँ, तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले उस बुनियादी फर्क को समझना होगा जो अक्सर उलझन पैदा करता है, मतलब दिमाग या ब्रेन और मन या माइंड के बीच का अंतर। अच्छा, क्योंकि अक्सर रोजमर्रा की बातचीत में इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक ही अर्थ में कर लिया जाता है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर सीगल समझाते हैं कि इन दोनों के बीच एक दो तरफा संबंध होता है, जिसे बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप कहा जाता है। तो अगर इसे कंप्यूटर के रूपक से समझा जाए। जी बताइए। तो क्या ये कहा जा सकता है कि दिमाग वो हार्डवेयर है, यानी वो भौतिक संरचना जो खोपड़ी के अंदर मौजूद है, और मन वो सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उस हार्डवेयर पर चल रहा है? ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। भौतिक मस्तिष्क न्यूरॉन्स, रसायनों और तंतुओं का जाल है, लेकिन मन उस भौतिक संरचना के भीतर ऊर्जा और सूचना के प्रवाह का नाम है। ऊर्जा और सूचना का प्रवाह। हाँ, मन इसी ऊर्जा को उपयोग करता है और मस्तिष्क के जरिए दुनिया के सामने खुद को व्यक्त करता है। जब जीवन बिना किसी जागरूकता के बस पुरानी आदतों और प्रतिक्रियाओं के वशीभूत होकर जिया जाता है, तो ये ऊर्जा का प्रवाह पूरी तरह से बेतरतीब हो जाता है। और इसी अवस्था को बिना सोचे समझे जीना कहते हैं ना? एकदम सही। और यही वो ऑटोमेटिक पायलट है जो अंततः जीवन में गहरा खालीपन लाता है। इस ऑटोमेटिक पायलट को एक बहुत ही आम उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कुछ दोस्त या परिवार के सदस्य डिनर टेबल पर बैठे हैं। आसपास अच्छी बातचीत चल रही है, लोग हंस रहे हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति की आंखें किसी खाली बिंदु पर टिकी हैं। बिल्कुल। उसका शरीर तो उस कुर्सी पर है, लेकिन उसका मन कल ऑफिस में होने वाली एक तनावपूर्ण मीटिंग में अटका हुआ है या किसी पुराने विवाद को बार बार दोहरा रहा है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो व्यक्ति उस वर्तमान पल के जीवंत अनुभव से पूरी तरह कट जाता है। भोजन का स्वाद, अपनों की हंसी, उस पल की गर्माहट, ये सब कुछ उस तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर किसी दूसरे ही काम में उलझा है। हाँ, और माइंडफुलनेस वो चाबी है जो इस ऊर्जा के प्रवाह को वापस वर्तमान में लाती है। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहाँ हर तरफ से सूचनाओं की बौछार हो रही है, क्या हर पल वर्तमान में रहना सचमुच प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब क्या हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करना मस्तिष्क पर एक अतिरिक्त दबाव नहीं बनाएगा? ऐसा लगता है जैसे पहले से ही थके हुए दिमाग को एक और काम सौंप दिया गया हो। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो यह है कि माइंडफुलनेस मस्तिष्क पर दबाव बढ़ाती नहीं है, बल्कि उस दबाव को चमत्कारिक रूप से कम करती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब हम ऑटोमेटिक पायलट पर होते हैं तो दिमाग एक ही समय में कई दिशाओं में भाग रहा होता है। अतीत का पछतावा, भविष्य की चिंता, वर्तमान की झुंझलाहट, ये सब एक साथ चल रहा होता है। जैसे स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में एक साथ 20 अलग अलग एप्लीकेशन चल रही हों। बिल्कुल सही।
भले ही स्क्रीन पर कुछ ना हो रहा हो, लेकिन वे बैकग्राउंड एप्स बैटरी को तेजी से खत्म कर रही होती हैं और प्रोसेसर को धीमा कर रही होती हैं। यानी वो लगातार चलने वाला मानसिक शोर ही सारी ऊर्जा सोख रहा होता है। जी, वर्तमान में रहने का मतलब यह नहीं है कि हर पल एक कठोर सतर्कता बनाए रखनी है। इसका मतलब है उन अनावश्यक बैकग्राउंड एप्स को बंद कर देना। ये विचारों के उस भारी बोझ को नीचे रख देने की प्रक्रिया है। तो ये ऊर्जा खर्च करने की नहीं बल्कि ऊर्जा बचाने की प्रक्रिया है। हाँ, सिस्टम को रीसेट करने की प्रक्रिया। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला दृष्टिकोण। तो इस निरंतर चलने वाले मानसिक शोर को रोका कैसे जाए? स्रोत सामग्री इस बात पर जोर देती है कि इस ऑटोमेटिक पायलट से बाहर आने का पहला कदम मौन है। जी, साइलेंस। लेकिन अक्सर मौन को लेकर एक भ्रांति होती है कि इसका मतलब दिमाग को पूरी तरह से खाली कर देना है। डॉक्टर सीगल ने अपनी पुस्तक में जॉन कैबार्ट-जिन के साथ बिताए गए एक MBR रिट्रीट के अनुभव का विस्तार से वर्णन किया है। वहां उन्होंने एक पूरा सप्ताह पूर्ण मौन में बिताया। एक पूरा हफ्ता बिना कुछ बोले। हाँ, शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि मौन का अर्थ है विचारों का शून्य हो जाना, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट होती है। जब बाहरी शोर बंद होता है तो भीतर का शोर कहीं अधिक स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगता है। ओहो, इसे शायद ऐसे समझा जा सकता है कि अगर एक ग्लास में गंदा पानी है और उसे लगातार हिलाया जा रहा है तो सिर्फ कीचड़ ही दिखेगा। बहुत अच्छी एनालॉजी है। लेकिन जब उस ग्लास को शांति से एक जगह रख दिया जाता है, यानी मौन धारण किया जाता है, तो मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठने लगती है और पानी साफ होने लगता है। पानी खाली नहीं होता, बस उसकी असलियत साफ दिखने लगती है। ये एक बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। मौन दिमाग को खाली नहीं करता, इसके बजाय ये विचारों, संवेदनाओं और भावनाओं की एक जटिल बुनावट को हमारे सामने उजागर कर देता है। एक कॉम्प्लेक्स टैपेस्ट्री की तरह। बिल्कुल। पहली बार ये साफ साफ दिखता है कि भीतर कितनी तरह की धारणाएं और भावनाएं बिना अनुमति के लगातार चल रही हैं। और इन्हीं भावनाओं और विचारों को कैसे संभाला जाए, इसके लिए स्रोत में सूफी संत रूमी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता द गेस्ट हाउस का जिक्र किया गया है। हाँ, वो बहुत ही गहरी कविता है। ये कविता मानव चेतना को एक सराय या गेस्ट हाउस मानती है। हर सुबह एक नया मेहमान आता है, कभी एक पल की खुशी, कभी गहरी उदासी या कोई अचानक आने वाली झुंझलाहट। और कविता का मुख्य संदेश ये है कि चेतना में आने वाले हर विचार का बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वागत किया जाना चाहिए। ये मनोविज्ञान के नजरिए से एक बहुत ही गहरा सिद्धांत लगता है। अक्सर नकारात्मक विचारों से लड़ने की या उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। सही कहा, लेकिन द गेस्ट हाउस सिखाता है कि चाहे वो मेहमान कितना भी अप्रिय क्यों न लगे, उसे भीतर आने की जगह देनी चाहिए। जब भावनाओं से लड़ना बंद कर दिया जाता है और उन्हें सिर्फ एक मेहमान की तरह देखा जाने लगता है जो कुछ समय के लिए आया है और चला जाएगा, जी, तो उन भावनाओं का नियंत्रण अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन एक पल रुकिए, अगर कोई विचार बहुत ही हानिकारक है, मान लीजिए किसी काम को लेकर गहरी असफलता का डर, और उस डर का स्वागत किया जाने लगे, तो क्या अनजाने में उस डर को बढ़ावा नहीं मिल रहा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, स्वागत करने का अर्थ उस विचार से सहमत होना या उस पर कार्य करना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका अर्थ सिर्फ उस विचार की उपस्थिति को स्वीकार करना है। जब डर आता है तो उसे देखकर ये कहना कि हाँ, मैं महसूस कर रहा हूं कि डर आया है, ये स्वागत करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डर गया हूं और अब सब कुछ खत्म हो गया। मतलब सिर्फ एक दूरी बनाना है। हम अक्सर नदी के बहाव से लड़ने लगते हैं, जबकि सिर्फ किनारे पर बैठकर उसे बहते हुए देखना है। बिल्कुल, यह दूरी ही वो शक्ति है जो माइंडफुलनेस पैदा करती है। ये स्पष्टता बहुत जरूरी थी। इसी जागरूकता को स्रोत सामग्री में रोजमर्रा के बहुत ही साधारण कामों से जोड़ने की बात कही गई है, जैसे कि एक साधारण सा सेब खाना। अक्सर लोग टीवी देखते हुए या बात करते हुए सेब खा लेते हैं और पता भी नहीं चलता। हाँ, लेकिन अगर मौन में पूरी जागरूकता के साथ एक सेब खाया जाए तो उसका रंग, खुशबू और स्वाद सब कुछ एक जीवंत अनुभव बन जाता है। यहाँ तक कि बाथरूम साफ करने जैसे उबाऊ काम भी ध्यान बन सकते हैं। जी, साधारण कार्यों में असाधारण उपस्थिति लाना ही अभ्यास है। लेकिन जब विचारों की बाढ़ आ रही हो तो इस प्रक्रिया को व्यवस्थित कैसे किया जाए,
इसके लिए डॉक्टर सीगल ने एक मॉडल तैयार किया है। यहाँ आकर ये विषय सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब दार्शनिक विचारों से निकलकर एक ठोस न्यूरोबायोलॉजिकल रूपरेखा की बात हो रही है। इस मॉडल को व्हील ऑफ अवेयरनेस नाम दिया गया है। इस व्हील ऑफ अवेयरनेस के रूपक को समझना बहुत अहम है। कल्पना कीजिए कि एक साइकिल का पहिया है। उस पहिए का जो बिल्कुल बीच का हिस्सा है, जिसे केंद्र या हब कहते हैं, वो मुख्य जागरूकता है, जहाँ गहरी शांति और स्थिरता है। हाँ, और पहिए का जो बाहरी किनारा है, जिसे रिम कहते हैं, वहाँ सारे अनुभव मौजूद हैं, जैसे कोई आवाज, शरीर का दर्द या भविष्य की चिंता। और पहिए की जो तीलियां होती हैं, स्पोक्स, वो हमारा ध्यान है, जो उस शांत केंद्र से निकलकर बाहरी किनारे तक पहुंचती हैं। एकदम सही। परेशानी तब शुरू होती है जब कोई बाहरी किनारे के किसी एक अनुभव पर ही अटक कर रह जाता है। इंसान भूल जाता है कि वो उस विचार से अलग एक शांत केंद्र भी है। तो ये अभ्यास ध्यान को वापस केंद्र में लाना सिखाता है, और इसे जिंदगी में लागू करने के लिए SOCK के सिद्धांत को समझना बहुत फायदेमंद है। जी, SOC के सिद्धांत। तो आइए इसे एक वास्तविक जीवन के परिदृश्य में ढाल कर देखते हैं। मान लीजिए किसी को बॉस से एक बहुत ही गुस्से से भरा ईमेल मिलता है। अक्सर धड़कन तेज हो जाती है और तुरंत एक आक्रामक जवाब टाइप करने का मन करता है। ऐसी स्थिति में SOCK काम कैसे करेगा? ये एक बेहतरीन उदाहरण है। ऐसी स्थिति में ऑटोमेटिक पायलट तुरंत हावी हो जाता है। SOSK वो प्रक्रिया है जो उस स्वचालित प्रतिक्रिया को तोड़ती है। सबसे पहला कदम है S, यानी सेंसेशन या संवेदना। शरीर में क्या हो रहा है ये ध्यान देना। बिल्कुल, सीने में भारीपन, सांसों का तेज होना, बिना कुछ सोचे सिर्फ इस शारीरिक संवेदना को महसूस करना। फिर आता है O, यानी ऑब्जर्वेशन या अवलोकन। हाँ, O का मतलब है एक कदम पीछे हटना और अपनी स्थिति को एक दर्शक की तरह देखना। ये कहना कि गुस्सा आ रहा है, ना कि मैं गुस्सा हूँ। बहुत बारीक लेकिन अहम फर्क है। इसके बाद C, कॉन्सेप्ट या अवधारणा। यहाँ हम उस भावना को एक नाम देते हैं, जैसे खुद से ये कहना कि ये खतरे की प्रतिक्रिया है जो इस ईमेल की वजह से ट्रिगर हुई है। इससे वो विचार एक अमूर्त शक्ति से बदलकर सिर्फ एक समझने योग्य अवधारणा बन जाता है। और अंत में K, यानी नोइंग या जानना। ये वो गहरी समझ है जहाँ व्यक्ति वापस अपने व्हील ऑफ अवेयरनेस के केंद्र में आ जाता है। ये जानना कि गुस्सा सिर्फ किनारे पर है और केंद्र में अभी भी शांति है। जी, जब इन चार धाराओं को अलग कर लिया जाता है तो तुरंत प्रतिक्रिया करने की वो घातक इच्छा शांत हो जाती है। क्या इसको SOCK तकनीक का इस्तेमाल करके तनावों को वैसे ही छांटा जा सकता है जैसे घर का बिखरा हुआ सामान अलग अलग डिब्बों में रखा जाता है? एकदम सही एनालॉजी है। जब सामान फर्श पर बिखरा हो तो बड़ा बोझ लगता है, लेकिन डिब्बों में व्यवस्थित कर दें तो देखने का नजरिया बदल जाता है और तनाव खत्म हो जाता है। और इसी व्यवस्था को समझाते हुए डॉक्टर सीगल दुख के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करते हैं। वे इसे दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है सार्वभौमिक दुख और दूसरा है पूर्व धारणाओं से पैदा होने वाला दुख। हाँ, यूनिवर्सल सफरिंग और एडवेंटेशियस सफरिंग। सार्वभौमिक दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। बीमारी या किसी प्रियजन को खोने का दुख जो हर किसी के जीवन में आएगा ही। बिल्कुल, लेकिन जो दूसरा दुख है वो हम खुद पैदा करते हैं। बॉस के ईमेल वाले उदाहरण में जो पहला झटका लगा वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, लेकिन उसके बाद जो दिमाग में कहानियां बनने लगती हैं, जैसे ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है या क्या नौकरी चली जाएगी। जी, ये सब वो दुख है जो हम खुद अपनी पूर्व धारणाओं से बुनते हैं। माइंडफुलनेस इस दूसरे प्रकार के दुख को पूरी तरह से रोक सकती है। तो इस सब का असल मायने में क्या अर्थ है? जब इस आंतरिक चेतना को व्यवस्थित कर लिया जाता है तो इसका हमारी भावनाओं और दूसरों के साथ रिश्तों पर क्या असर पड़ता है? इस प्रश्न का उत्तर एक और बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत में निहित है, COAL। जब माइंडफुलनेस का अभ्यास गहरा होता है तो 4 विशेष गुण विकसित होने लगते हैं। C से क्यूरोसिटी, यानी हर अनुभव को जानने की जिज्ञासा। O से ओपननेस, नए विचारों के लिए खुलापन। A से एक्सेप्टेंस, चीजों को वैसे ही स्वीकार करना जैसी वे हैं। और L से लव, यानी एक गहरी करुणा। और इसके पीछे सिर्फ दर्शन नहीं है बल्कि एक ठोस न्यूरोबायोलॉजिकल कारण भी है। स्रोत सामग्री मिरर न्यूरॉन्स का जिक्र करती है। हाँ, मिरर न्यूरॉन्स। अक्सर सुना है कि जब किसी को मुस्कुराते देखते हैं तो भीतर भी वैसी ही प्रतिक्रिया होती है। ये हमें दूसरों से जोड़ते हैं।
लेकिन स्रोत में जिस तरह से इसका इस्तेमाल भीतर की ओर किया गया है वो सच में चौंकाने वाला है। यह न्यूरोलॉजी का एक बहुत ही शानदार पहलू है। आमतौर पर मिरर न्यूरॉन्स बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं, लेकिन जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम इन न्यूरॉन्स का उपयोग खुद अपने ही आंतरिक अनुभवों को समझने के लिए करते हैं। डॉक्टर सीगल इसे रिफ्लेक्टिव कोहेरेंस कहते हैं। क्या इसे ऐसे समझा जा सकता है कि इंसान खुद ही अपना सबसे अच्छा दोस्त या एक समझदार माता पिता बन जाता है? बिल्कुल। स्रोत सामग्री में ये तुलना है कि बचपन में बच्चे और माता पिता के बीच जो सुरक्षित जुड़ाव होता है, माइंडफुलनेस उसी प्रक्रिया को हमारे अपने दिमाग के भीतर दोहराती है। जी, जब एक बच्चा डरा हुआ होता है और माता पिता उसे पूरी जिज्ञासा और प्रेम के साथ गले लगाते हैं, तो बच्चे के नर्वस सिस्टम को संदेश जाता है कि वो सुरक्षित है। उसका तनाव तुरंत नीचे आ जाता है। वाओ। रिफ्लेक्टिव कोहेरेंस में हम खुद अपने परेशान दिमाग के लिए वो समझदार माता पिता बन जाते हैं। जब भीतर कोई घबराहट उठती है तो उसे डांटने के बजाय कोल के गुणों के साथ देखते हैं। ये आंतरिक सामंजस्य पैदा करता है। और यही वो सामंजस्य है जो मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर न्यूरल प्लास्टिसिटी को बढ़ावा देता है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यही वो प्रक्रिया है जो मस्तिष्क के तारों को फिर से जोड़ती है। तनाव के कारण जो हिस्से कट गए थे वे फिर से जुड़ने लगते हैं, नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। हाँ, इससे ये साबित होता है कि माइंडफुलनेस सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम को बदलने की एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। यह एक अद्भुत निष्कर्ष है। इस पूरी गहरी चर्चा का सार यही है कि कैसे माइंडफुलनेस हमें पीछे हटने की मानसिकता से बाहर निकालकर आगे बढ़ने की मानसिकता की ओर ले जाती है। सही कहा। विड्रॉल माइंडसेट से अप्रोच माइंडसेट की ओर इंसान चुनौतियों से भागने के बजाय शांत और खुले मन से उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। आज के इस अध्ययन से ये स्पष्ट है कि हमारा भौतिक दिमाग हमारे मन को जगह देता है और हमारा मन हमारे दिमाग को नया आकार दे सकता है। दोनों एक दूसरे को लगातार गढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अंत में एक गहरा सवाल उभर कर सामने आता है जिस पर मनन किया जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब रोजमर्रा के साधारण काम किए जा रहे होते हैं, जैसे ट्रैफिक में इंतजार करना या बर्तन धोना, उस दौरान मन को किस दिशा में भटकने की अनुमति दी जा रही है? ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसा तो नहीं कि उन खाली पलों में अनजाने में ही चिंता के विचारों को दोहराकर आने वाले कल के लिए मस्तिष्क में तनाव का एक स्थायी रास्ता तैयार किया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो क्या सचेत जागरूकता के जरिए इसी पल एक शांतिपूर्ण रास्ते का निर्माण शुरू नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ऑडियो सूत्रा चैनल का यह अध्ययन जीवन और मस्तिष्क के संबंध को समझने में एक नई दृष्टि प्रदान कर पाया होगा। अगर ये चर्चा मूल्यवान लगी हो तो ऑडियो सूत्रा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में ये जरूर साझा करें कि इस गहरी चर्चा का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गया। समय देने के लिए धन्यवाद। शांत रहें और सचेत रहें।